नमस्कार। आज हम रीतिकाल के एक ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जो रीतिकाल का प्रमुख कवि है, श्रृंगार का प्रमुख कवि है, लेकिन श्रृंगार में भी नीति को महत्व देता है। जो श्रृंगार में रहते हुए, श्रृंगारी कवि होते हुए औरंगजेब की भांति नीति के प्रति कट्टर है, जिसने अपने साहित्य में प्रत्येक श्रृंगारिक दोहे में भी कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई ज्ञान की बात अवश्य की है। उनके काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दोहा शैली में अपना काव्य रचते हैं और दोहे की पहली पंक्ति वह किसी नीति से संबंधित होती है, ज्ञान से संबंधित होती है, और दूसरी पंक्ति उसका उदाहरण होती है जो शास्त्रों से लिया होता है। तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जो कवि शास्त्रों के साथ तर्क सम्मत आधार पर ब्रज भाषा की सरलता से प्रयोग करते हुए जो काव्य रचता है, उस कवि का नाम है महाकवि वृंद। वृंद पर हम पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वृंद पर एक वीडियो बन चुकी है जिसमें वृंद के पूरे जीवन को हमने लिया है, इसलिए हम इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे वृंद कवि की काव्यगत विशेषताएं अथवा काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले प्रश्न पत्रों को देखने के आधार पर मैंने निर्णय लिया कि यह प्रश्न आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि संभवतया इस वर्ष तृतीय वर्ष में यह प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं का तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही। यदि आप हिंदी भाषा को लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप वृंद को जरूर देखें, सुने, पढ़ें और तैयार करें, क्योंकि कई बार प्रमुख जो लाइमलाइट में जो कवि होते हैं, जो लगातार शुरू से चल रहे होते हैं, हमारा पूरा फोकस उन कवियों पर होता है। जैसे रीतिकाल में बिहारी, मतीराम, सेनापति, बोधा, भूषण, केशव आदि आदि। हम भूल जाते हैं कि उसी परंपरा का एक श्रेष्ठ श्रृंगार राज कवि वृंद भी है, जिसके श्रृंगार के साथ नीति बहती है, ज्ञान बहता है, जो समाज को सुधारने के बहुत सारे तरीके बताते हैं, जो युवा पीढ़ी को नीति पर ज्ञान देते हैं। ऐसे कवि हैं महाकवि वृंद। तो वृंद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो वृंद के काव्य सौंदर्य को हम केवल 2-3 बिंदुओं में ही बांट पाते हैं, क्योंकि ज्यादा इन्होंने कुछ ऐसा इनका वो नहीं रहा कि इन्होंने बहुत फैलाया, थोड़ा सब कुछ किया। इन्होंने जो कुछ किया वो पर्याप्त मात्रा में किया। इनके काव्य की सबसे बड़ा जो सौंदर्य है वह है इनकी भावाभिव्यक्ति। तो वृंद कवि की भावाभिव्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके काव्य सौंदर्य के लिए। हम जब बात करते हैं वृंद कवि की तो ये श्रृंगार के कवि हैं, उपदेश भी देते हैं, भाषा भी सरल साहित्यिक भाषा है, और एक विशेष रूप से जो बात करते हैं वे उदाहरण देकर बात करते हैं, उदाहरण सहित अपनी बात को पुष्टि देते हुए प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। जहां सज्जन तह प्रीति है, प्रीति जहां सुख ठोर, जहां पुष्प तय बांस है, जहां बांस तय भोर। देखिए, जहां सज्जन है, सज्जन व्यक्ति है, वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां सुख है। और वैसे ही जैसे जहां फूल है वहां फूल की खुशबू है, और जहां खुशबू है वहां निश्चित रूप से भंवरा होगा। लेकिन प्रेम के बंधन में बंधा हुआ भंवरा जो कठोर से कठोर काठ को भी, लकड़ी को भी छेद कर पार हो जाता है, उस कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता। क्यों? क्योंकि वह प्रेम के पाश में बंधा हुआ है, सच्चे प्रेम के पास में बंधा हुआ है। यहां कवि जो हैं सज्जन के माध्यम से प्रिय की बात नहीं कर रहे, वे सज्जन के माध्यम से साधारण सज्जन पुरुष की बात कर रहे हैं, सज्जन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो प्रेम में डूबा होता है, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ होता है। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, पीड़ा नहीं पहुंचाता। तो कवि कहते हैं कि प्रेम वह चीज है जो सुख का भंडार होती है। सच्चा प्रेम वही होता है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर लोग, भंवरा भी जैसे कमल में बंद हो जाता है लेकिन कमल की कोमल पत्तियों, पंखुड़ियों को काट नहीं पाता, वैसे प्रेमी व्यक्ति जो है वो कभी किसी को धोखा
नहीं देता। तो इस परंपरा का कवि, जैसे बिहारी जी भी हैं, इसी परंपरा के कवि हैं। बिहारी भी जब बात करते हैं कान्हा से, जब कृष्ण से बात करते हैं भक्ति भाव में, तो वे बिहारी बहुत उलाहना देते हैं कि ऐसा लगता है कि आपको भी इस जग की हवा लग गई है। तो मतीराम भी उसी परंपरा के कवि, वृंद भी उसी परंपरा के कवि हैं। वृंद भी वही कहते हैं कि चिदानंद घट में बसत। देखिए, कहीं कहीं कबीर की परंपरा में भी ये झलकते दिखाई देते हैं। चिदानंद घट में बसत, बूझत कहां निवास, जो मृग मद मृग नाभि में, ढूंढत फिरत सुवास। चिदानंद ईश्वर प्रभु तो घट में, हृदय में ही बसते हैं। उनके निवास को बाहर कहां ढूंढ रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मुझे कहां ढूंढ रहे हो? वही बात वृंद कह रहे हैं कि चिदानंद घट में बसत, बूझत कहां निवास, कि उनका निवास बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो घट में ही निवास करते हैं। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध को ढूंढता हुआ वो कस्तूरी मृग सारी दुनिया में घूमता रहता है, जबकि वो सुगंध उसी की नाभि से आ रही होती है। सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी है। और वृंद कवि इसी और इशारा कर रहे हैं कि तेरे घट में ही निवास करता है तेरा चिदानंद, तो उसको घट में ही ढूंढो, घट में ही पाओ उसको। उसके लिए इधर उधर मंदिर मस्जिद भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां कबीर और बिहारी की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं वृंद कवि, तो कवि वृंद की जो भाषा शैली जो है, जो भावाभिव्यक्ति की शैली जो है, बहुत अनुपम है, बहुत बढ़िया, बहुत अजीब अच्छे तरीके से है। तो वे अपनी बात को पुष्टि देते हैं किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से। दूसरी चीज है कि कवि वृंद के जो दोहे हैं वे नीति सम्मत हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनका श्रृंगार भी नीति परक मिलेगा, श्रृंगार में भी नीति मिलेगी। इनकी नीति तो नीति है ही, श्रृंगार को भी, इनका श्रृंगार जो है वो बिहारी की तरह या सेनापति की तरह या अन्य श्रृंगारिक कवियों की तरह, जिसको कहना चाहिए मैं अपनी भाषा में जिसको कहता हूं घोर श्रृंगार, उस और नहीं बढ़ता है। बीच में बैरियर लग जाता है। तुरंत जब ये श्रृंगार की बात करते हैं तो इनके दिमाग में समा जाता है, इनके दिमाग में युवा पीढ़ी आती है, इनके दिमाग में बच्चे आते हैं कि मेरे जो ये श्रृंगार परक में दोहे लिखूंगा, इसका प्रभाव मेरी युवा पीढ़ी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे समाज पर, मेरी आने वाली पीढ़ियों पर क्या पड़ेगा। और कवि वृंद की कलम जो है वो तुरंत श्रृंगार के साथ नीति में जुड़ जाती है। यह बहुत बड़ी विशेषता है और रीति काल के एकमात्र कवि वृंद में ही यह देखने को मिलती है। वे अपने साहित्य में प्रमाण स्वरूप सांसारिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, पौराणिक आदि उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि करते हैं, अपनी बात को पुष्ट करते हैं। वे इसीलिए आज भी वे लोगों के कंठाहार बने हुए हैं। आज भी लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि मधुर वचन ते जात मिट, उत्तमता अभिमान। मधुर वचन से जात मिट, उत्तमता अभिमान, और तने के शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। कि बहुत क्रोधावस्था में अगर कोई है, आप मीठे वचन, शीतल वचन बोलेंगे तो उसका क्रोध कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के उफान पर पानी के 2 छींटे लगा दीजिए, दूध बैठ जाता है, क्रोध भी वैसे ही शांत हो जाता है, अभिमान भी वैसे ही समाप्त हो जाता है मीठे वचनों के माध्यम से। तो कवि ने सहज स्वाभाविक रूप से एक इतना बड़ा मंत्र दिया है समाज को कि इस मंत्र का पालन करने से न केवल आपका चरित्र अपने आप में श्रेष्ठ होगा, बल्कि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से, वो जो मूल क्रोध का, अभिमान का जो एक दंश है वो भी निकल जाएगा, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। कवि मीठे वचनों का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं इसके माध्यम से। इसके अलावा वे और कहते हैं, अपने नीति के दोहों को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि फीकी पे नीकी लगे, फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह में कार्य। कि आप समय देखकर उचित अवसर पर ही बात कहनी चाहिए।
जब कोई उचित अवसर हो तब आप अगर बात कहेंगे तो आपकी बात का महत्व बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे विवाह के मौके पर जो गालियां दी जाती हैं वो भी बहुत मधुर लगती हैं। वही गालियां अगर अन्य अवसर पर दी जाएं तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन विवाह पर तो कह के गालियां खाई जाती हैं कि भाई क्या बात है, हमारे हिंदू परंपरा में जैसे विवाह होता है और दामाद जब आते हैं और समधी लोग जब आते हैं तो उनको महिलाएं गीतों में गालियां देती हैं, उनकी बुआओं को, उनकी बहनों को, माँ को, सबको गालियां देती हैं और वो दामाद भी बड़े मुस्कुराते हुए उसको सुनते हैं, समधी लोग भी बड़े मुस्कुराते हुए उसको सुनते हैं। आनंद आता है क्योंकि वो अवसर के अनुसार है। कवि वृंद यही कहते हैं कि अवसर पर ही कोई बात कहनी चाहिए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है या उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह वे कहते हैं कि आप मूर्ख व्यक्ति को अगर उपदेश देंगे तो वो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि वो आपसे और झगड़ा करेगा, वो उल्टा ही समझेगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से बचना चाहिए। कहते हैं कि मूर्ख के हित के वचन सुनि उपजत है को। जैसे किसी मूर्ख आदमी को आप उसके हित की बात करेंगे उसका क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सांप ही दूध पिवाइए बाके मुख फिसको। सांप को दूध पिलाओगे तो उसके मुख में तो जहर उत्पन्न होगा दूध पिलाने से। वैसे मूर्ख व्यक्ति को यदि आपने उपदेश की, ज्ञान की, उसके हित की बात की तो वो उसको सकारात्मक नहीं लेता, बल्कि उसका क्रोध उत्पन्न होगा और एक शत्रुता आपके प्रति उसके मन में जागृत हो जाएगी। उससे बचना चाहिए। कवि बिहारी वृंद के काव्य में जो कलात्मक सौंदर्य है, काव्य की परख उनकी जो है वो बड़ी सुंदर है। और कलात्मक सौंदर्य की बात करें तो ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। साधारण सरल ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, बिगड़ी हुई ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। साथ ही उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है और सहज भाव में अपनी बात को कहने का, नीतिपरक बात को कहने का इन्होंने प्रयास किया। जैसे अलंकार का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अलंकार प्रयोग उन्होंने जो कविता में किया है वह है जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंधन और। कि प्रेम का बंधन ऐसा है वैसा बंधन और कोई सा नहीं है। जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, काठई बेदे कमल को छेदन निकरे भोर। कि कठोर काठ को भेदने वाला भंवरा भी कमल की उस कोमल पंखुड़ी को नहीं भेदता है, क्योंकि वह प्रेम के पाश में बंधा रहता है, प्रेम के बंधन में बंधा रहता है। तो यहां कवि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही वे उपदेश देते हैं युवा पीढ़ी को, बच्चों को उपदेश देते हुए कहते हैं श्रवण करी ज्यों कीजिए माता पिता की सेव। श्रवण कुमार, उदाहरण पुराणों से लिया। श्रवण कुमार ने जिस प्रकार अपने माता पिता की सेवा की वैसे ही माता पिता की सेवा कीजिए। श्रवण करी त्यों कीजिए माता पिता की सेव, कांधे कावरी ले फिरो पूजे जैसे देव। जो अपने कंधे पर कावड़ पे अपने माता पिता को बैठाकर पूरी तीर्थ यात्रा करवा रहा था, वैसे जैसे देवताओं की पूजा करते हैं वैसे अपने माता पिता की पूजा करता था। तो बच्चों को संदेश देते हैं कि माता पिता की इसी तरीके से पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो एक पीढ़ी के प्रति जो भाव होता है किसी भी रचनाकार का, किसी भी कवि का, जो उसका दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने का, वृंद कवि ने उसका बहुत अच्छे से पालन किया अपने साहित्य के माध्यम से और आने वाली पीढ़ी को उन्होंने संस्कार दिए। उन्होंने अपने काव्य में जो श्रृंगार का सौंदर्य वर्णन था, श्रृंगार का जो भाव था, उसको भी श्लिष्टता के परिधान पहनाए, उसको भी श्लिष्ट रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि करिए सुख को होत दुख, करिए सुख को होत दुख, यह कहूं कौन सयान, वा सोने की जारिये जासों टूटत कान। कि हम सुख की कामना में दुखों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे हम सोना सुख की कामना में इकट्ठा करते हैं, संपत्ति बढ़ती है, हमारे पास
बुरे वक्त के लिए संपत्ति होती है, एक सुख की कामना के लिए हमने सोना इकट्ठा किया, और लेकिन दुख क्या हुआ, चोर पीछे लग गए, डकैती का डर लग गया, हत्या का डर लग गया, लूटपाट का डर लग गया, ये दुख हो गया। यानी जिस सोने को अपने सुख के लिए इकट्ठा किया था उससे हमारी नींद हराम हो गई। भगवान भी तो नहीं बच पाए, भगवान भी इसके चक्कर में पड़ गए। वे कहते हैं कि ऐसा सोना किस काम का जिससे कान टूटे। कान टूटने वाला, कान काटने वाले सोने का कोई महत्व नहीं है। भगवान राम अगर स्वर्ण मृग के लालच में नहीं पड़ते तो सीता का हरण नहीं होता। भगवान राम भी स्वर्ण मृग के लालच में पड़ गए। तो कवि कहते हैं कि सुख की कामना कभी कभी हमारे को दुख की ओर लेके जाती है, तो उतने ही सुख की कामना की जाए जितना हम बर्दाश्त कर सकें, सहन कर सकें और चैन की नींद सो सकें। वे अपने कवि कहते हैं कि अवसर के आधार पर, अवसर को पहचान कर ही हमें अपनी बात कहनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी नीति की बात है जो प्राय प्रत्येक मनुष्य को इसको अपनाना चाहिए। हम बिना मतलब के, बिना किसी भाव के और बीच में अपनी बात करते रहते हैं जिसका कोई महत्व है या नहीं है। अवसर पर अगर बात की जाए तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। वे कहते हैं नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, कि अगर आप बिना अवसर के कोई बात करते हो तो आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन वो फीकी लग रही है, उसका कोई महत्व नहीं है। वैसे ही जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार सुहात, जैसे युद्ध हो रहा है और वहां आप श्रृंगार रथ की बात कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तलवारों के बीच में श्रृंगार नहीं खनकता, तलवारों की झनकार के बीच में पायल की आवाज नहीं सुनाई देती। वैसे ही अवसर देखकर अगर बात करेंगे हम तो हमारी बात का महत्व होगा, अन्यथा हमारी बात का कोई महत्व नहीं होगा। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कवि वृंद मूल रूप से श्रृंगार काल के कवि थे, लेकिन थे नीति के, शुद्ध नीति के कवि थे। मेरी अपनी अवधारणा, जितना मैंने वृंद को पढ़ा है, मेरी अपनी अवधारणा यही है। मैं वृंद को श्रृंगार का कवि नहीं मानता, मैं वृंद को नीति का, खाली नीति का कवि मानता हूं और भक्ति के एक अलग रूप का कवि मानता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि मन में ही तो है तुम्हारे चिदानंद, उसको बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है। तो कबीर की परंपरा के कवि जो कहीं उन्होंने अपने किसी भी भक्ति के दोहे में साकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो मन में ही स्वीकार किया। तो ऐसे कवि जो मूल रूप से नीति के कवि हैं लेकिन भक्ति की एक अलग परंपरा के साथ जुड़े हैं। श्रृंगार काल में जरूर उनकी लेखनी चली, लेकिन श्रृंगार उनकी जो श्रृंगार की परिभाषा है, जो श्रृंगार का जो मूल भाव है, वो भाव उनके काव्य में देखने को नहीं मिलता। और अगर कोई श्रृंगार के लिए कवि वृंद को पढ़ रहा, सुन रहा है तो वो उसे निराशा मिलेगी, क्योंकि श्रृंगार की एक पंक्ति ऊपर की दिखाई देगी, दूसरी पंक्ति में एक कोई उदाहरण सहित उपदेश होगा। तो श्रृंगार को मद्देनजर रखते हुए कवि वृंद को न देखकर नीति और भक्ति की श्रेष्ठता के लिए हम कवि वृंद को देख सकते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काव्य सर्जन किया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में आप कवि वृंद की तैयारी कर सकते हैं, अकादमिक और प्रतियोगी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को करवाएं। नई नई वीडियो हमारी आपके सामने रोज आ रही हैं, नित्य हम एक वीडियो डालते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपको पसंद आ रही होंगी। लाइक का बटन दबाकर और अपना व्यू इसमें प्रदर्शित करके आप कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि हमारा प्रयास कितना सफल हुआ। नमस्कार।